नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ट्रैक्टर परेड उपद्रवियों पर कसा शिकंजा, फरार दीप सिंधु सहित 8 पर इनाम घोषित। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि लद्दाख तनाव पर राजनाथ सिंह का चीन को जवाब, बोले भारत हर दुस्साहस का जवाब देने में सक्षम। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल पर जीत हासिल करने के लिए सूबे के इतिहास की सबसे बड़ी रैली कर सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसके लिए फैसला लेगा पीएमओ। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ट्रैक्टर परेड उपद्रवियों पर कसा शिकंजा, फरार दीप सिद्धू सहित 8 पर इनाम घोषित। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा आयोजित ट्रैक्टर परेड के दौरान जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की और लाल किला पर अपना झंडा तक लगा दिया था। दिल्ली पुलिस ने अब उपद्रवियों पर शिकंजा कस दिया है। उपद्रव करने वाले 12 लोगों की तस्वीरें जारी की गई हैं और 8 आरोपियों पर इनाम घोषित कर दिया है। इन 8 लोगों की सरगर्मी से तलाश। दिल्ली पुलिस गणतंत्र दिवस पर उपद्रव करने वालों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के 8 आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। दीप सिद्धू समेत 4 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम और 4 अन्य आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जानकारी के मुताबिक दीप सिद्धू, जुगराज सिंह, गुरजोत सिंह और गुरजंत सिंह पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जजबीर सिंह, बूटा सिंह, सुखदेव सिंह और इकबाल सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम ऐलान किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लद्दाख तनाव पर राजनाथ सिंह का चीन को जवाब, बोले भारत हर दुस्साहस का जवाब देने में सक्षम। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में आज से 3 दिनों तक चलने वाला एरो इंडिया 2021 कार्यक्रम शुरू हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मौके पर वहां मौजूद हैं। राजनाथ सिंह ने इस दौरान लद्दाख तनाव पर बोलते हुए कहा कि हमने अपनी विवादित सीमा पर यथास्थिति को बदलने के लिए बल की तैनाती के कई दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों को देखा है। चीन के साथ जारी सीमा गतिरोध पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सतर्क है और किसी भी कीमत पर अपने लोगों व क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हर दुस्साहस का सामना करने और उसे शिकस्त देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने येलहांका वायुसेना स्टेशन में आयोजित एरो इंडिया 2021 के उद्घाटन समारोह में कहा कि भारत और चीन के बीच पिछले साल 5 मई से पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों ने इस गतिरोध को सुलझाने के लिए कई दौर की वार्ता की है, लेकिन इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। सिंह ने कहा कि भारत की बड़े एवं जटिल मंचों के घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगामी 7 से 8 साल में रक्षा मंत्री के आधुनिकीकरण पर 130 अरब डॉलर खर्च करने की योजना है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल पर जीत हासिल करने के लिए सूबे के इतिहास की सबसे बड़ी रैली कर सकते हैं पीएम मोदी, फैसला लेगा पीएमओ। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी की ओर से हर तरकीब के जरिए तर्कस से हर तीर निकालकर सत्ता की कुर्सी पर निशाना साधना चाह रही है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हर छोटे बड़े नेता को बंगाल की रण में उतार दिया है। इसी क्रम में यह बात भी सामने आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल की धरती पर इसी साल होने वाले राजनीतिक रण में मेगा रैली करेंगे। पीएम मोदी की रैली के लिए पार्टी ने प्लान तैयार कर लिया है। बंगाल की जनता को अपनी ओर करने और तृणमूल कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा की ओर से पीएम मोदी मार्च के पहले हफ्ते में रैली कर सकते हैं। यह रैली बंगाल के सबसे बड़े मैदान ब्रिगेड मैदान में आयोजित की जाएगी। इस रैली में करीब 15 लाख लोग शामिल होंगे। बंगाल की सबसे बड़ी रैली की तैयारी में बीजेपी। रैली के लिए प्रदेश बीजेपी की ओर से 2 तारीख सुझाए गए हैं। पहली तारीख है 5 मार्च तो दूसरी है 7 मार्च। हालांकि अभी तक रैली का समय तय नहीं हुआ है। रैली कब होगी और कितने बजे होगी, इस संबंध में अंतिम फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय लेगा। बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि इस रैली को बंगाल की राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी रैली बनाई जाए। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। सभी कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि इस रैली में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन पर विदेशी हस्तियों के बयान पर बोली सरकार, बिना जानकारी टिप्पणी करना गैर जिम्मेदाराना। जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन को लेकर विदेशी हस्तियों की टिप्पणियों पर भारत सरकार ने अपना पक्ष रखा है। विदेश मंत्रालय की ओर से विदेशी हस्तियों द्वारा किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि खासकर मशहूर हस्तियों के बीच सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग टिप्पणियों का लोप उचित नहीं है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि भारत की संसद ने पूरी बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित इन सुधारवादी कृषि कानूनों को पारित किया। ये सुधारवादी कानून किसानों को बाजार की उपलब्धता और लचीलापन प्रदान करेंगे। कुछ निहित
स्वार्थ समूहों ने भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन प्रदर्शनों को भारत की लोकतांत्रिक प्रकृति एवं लोकतांत्रिक राजतंत्र के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मंत्रालय ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में टिप्पणी करने से पहले हम आग्रह करते हैं कि पहले तथ्यों का पता लगाया जाए और जमीनी स्तर पर मुद्दों की उचित समझ की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 83 तेजस मिलने से और ताकतवर होगी भारतीय वायुसेना, 48,000 करोड़ के सौदे पर लगी मुहर, जाने कब तक होगी डिलीवरी। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने आज यानी बुधवार को वायुसेना के लिए सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने का सौदा किया। रक्षा मंत्रालय द्वारा 83 LCA तेजस लड़ाकू विमानों का अनुबंध बेंगलुरु में एरो शो के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया। यह सौदा 48,000 करोड़ रुपए का है। बेंगलुरु के एरो इंडिया एयर शो के दौरान अनुबंध पर हस्ताक्षर के समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना के शीर्ष अधिकारी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भारतीय वायुसेना की 83 नए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस बनाने के ऑर्डर मिले हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा मेक इन इंडिया रक्षा अनुबंध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने घरेलू रक्षा खरीद के तहत करीब 48,000 करोड़ रुपए की लागत से 83 तेजस विमान खरीदने को 13 जनवरी को मंजूरी प्रदान की थी। इसके तहत 73 हल्के लड़ाकू विमान तेजस MK-1A विमान और 10 तेजस MK-1 प्रशिक्षण विमान शामिल हैं। तेजस MK-1A विमान में खास तरह के AESA रडार, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध तकनीक और हवा में ईंधन भरने की क्षमता से लैस है। HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक R माधवन ने पिछले महीने कहा था कि वायुसेना को तेजस हल्के लड़ाकू विमान की आपूर्ति मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी और कुल 83 विमानों की आपूर्ति होने तक हर वर्ष करीब 16 विमानों की आपूर्ति की जाएगी। एक विमान की कीमत 309 करोड़। HAL के अध्यक्ष माधवन ने कहा कि 4.5 पीढ़ी के एक लड़ाकू तेजस विमान की कीमत 309 करोड़ रुपए होगी, जबकि इसके प्रशिक्षण देने वाले संस्करण की कीमत 280 करोड़ रुपए होगी। आधारभूत मूल्य 25,000 करोड़। माधवन ने कहा कि सभी 83 तेजस विमानों का आधार मूल्य 25,000 करोड़ होगा, जबकि 11,000 करोड़ रुपए ग्राउंड सपोर्ट और आधारभूत ढांचे पर खर्च होंगे। GST और सीमा शुल्क 7,000 करोड़ होगा। इसके अलावा 2,500 करोड़ रुपए डिजाइन और विकास करने वाले एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को दिए जाएंगे। करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत की सख्ती से पाकिस्तान पस्त, जनरल जावेद बाजवा ने अलापा शांति का राग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर मुद्दे को गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से हल करना चाहिए। आतंकियों के खिलाफ भारत के सख्त रवैये और सीमा पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों का भारत द्वारा सख्त जवाब देने के बाद पाकिस्तान रवैये में नरमी देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी सेना के अनुसार जनरल बाजवा खैबर पख्तूनख्वा के बिलासपुर में पाकिस्तान वायुसेना के असगर खान अकेडमी में स्नातक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान और भारत को जम्मू कश्मीर के मुद्दे को जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप गरिमापूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है जिसने क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए बहुत बड़े बलिदान दिए हैं। बाजवा ने कहा, हम परस्पर सम्मान और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के आदर्श पर चलने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। यह सभी दिशाओं में शांति का हाथ बढ़ाने का समय है। बता दें कि पाकिस्तान लगातार सीमा रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन करता रहा है। भारत के सख्त जवाब ने पड़ोसी देश को पस्त कर दिया है। भारत पाकिस्तान के आतंकियों को सीमा पार कराने की तमाम नापाक कोशिशों को अपनी मुस्तैदी से लगातार असफल कर रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान रैली हिंसा, उपद्रव में शामिल 14 ट्रैक्टर सीज, 80 की पहचान, क्राइम ब्रांच को 14 केस ट्रांसफर। जी हां दोस्तों, ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा मामले की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस ने अब तक उपद्रव में शामिल 14 ट्रैक्टर को सीज कर दिया है, जबकि 80 ट्रैक्टर की पहचान कर ली गई है। इनमें वे ट्रैक्टर शामिल हैं जो रैली के दौरान हिंसा करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, पुलिस को रौंदने का प्रयास करने और ट्रैफिक नियम तोड़ने में शामिल रहे हैं। इन ट्रैक्टर की पहचान करने के बाद पुलिस अब इनके मालिकों को नोटिस भेज जांच में शामिल होने के लिए बुला रही है। नंबर के आधार पर पुलिस ने संबंधित अथॉरिटी से मालिक की जानकारी हासिल की है। नोटिस भेजने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। पुलिस जांच में पहचाने गए ज्यादातर ट्रैक्टर पंजाब व हरियाणा के हैं। हालांकि कुछ के नंबर यूपी व आसपास के इलाके के भी मिले हैं। वहीं ट्रैक्टर मामले की जांच में जुटी क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम फुटेज के आधार पर और भी नंबरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। कुछ नंबर गलत भी हैं। पुलिस को यह जानकारी भी मिली है कि उपद्रव में शामिल होने वाले कुछ लोग गलत नंबर लगे ट्रैक्टर से रैली में हिंसा लेने के लिए आए थे। इस जानकारी की जांच के लिए पुलिस अब जितने भी ट्रैक्टर आए थे उनके रजिस्ट्रेशन नंबर की जांच करने में जुट गई है। इसके लिए एक विशेष टीम को लगाया गया है जो संबंधित अथॉरिटी को भेजकर उनके मालिक की डिटेल्स हासिल करने
करने में जुटी है। अगर जांच में कुछ भी फर्जी पाया गया तो पुलिस जिसके नाम पर यह ट्रैक्टर होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मिशन बंगाल के लिए 6 फरवरी को बंगाल में भाजपा की रथ यात्रा को रवाना करेंगे जेपी नड्डा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले महीने भर चलने वाली पार्टी की रथ यात्रा का 6 फरवरी शनिवार को शुभारंभ करेंगे, जबकि 11 फरवरी को दूसरे खंड की रथ यात्रा को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रवाना करेंगे। मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ बंगाल भाजपा नेताओं की हुई बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने इसकी जानकारी दी। भाजपा ने चुनाव में अपने पक्ष में समर्थन तैयार करने के लिए फरवरी और मार्च में रथ यात्राएं निकालने का निर्णय लिया है। यह यात्राएं 5 खंडों में होगी और राज्य के सभी 294 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेंगी। पार्टी के कई शीर्ष नेता इस रथ यात्रा के दौरान राज्य में पहुंचेंगे। ये रथ यात्राएं शनिवार, सोमवार और अगले मंगलवार को नवद्वीप, कूच बिहार, काकद्वीप, झारग्राम और तारापीठ से रवाना होंगी। विजयवर्गीय ने कहा, जेपी नड्डा 6 फरवरी को इस यात्रा का उद्घाटन करने के लिए नवद्वीप में होंगे। अमित शाह भी 11 फरवरी की रथ यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने विश्वास प्रकट किया कि रथ यात्रा अप्रैल मई में होने वाले चुनाव से पहले पार्टी के लिए पासा पलटने वाली होगी। राज्य में 2018 में भी पार्टी ने ऐसी ही रथ यात्राओं की योजना बनाई थी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अनुमति देने से इनकार करने के बाद अंतिम घड़ी में इस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा ने चुनाव वाले 4 राज्यों में नियुक्त किए चुनाव प्रभारी। असम के चुनाव प्रभारी होंगे नरेंद्र सिंह तोमर। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को 4 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारी का ऐलान कर दिया है। नड्डा ने चुनाव प्रभारी के साथ ही सह प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। इसकी जानकारी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अनुर सिंह ने दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को असम का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह को असम का सह चुनावी प्रभारी नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के साथ ही 3 अन्य राज्यों में भी इसी साल चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए पुरजोर तैयारियां कर रहे हैं। केंद्र की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी भी प्रदेशों की चुनावी बाजी जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी के नेता जहां चुनावी राज्यों का लगातार दौरा कर रहे हैं, वहीं सांगठनिक तैयारियों पर भी पार्टी का जोर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आंग सान सूची के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोग, बजाए गाड़ी के हॉर्न और बर्तन भांडे। जी हां दोस्तों, म्यांमार के सबसे बड़े शहर में भारी संख्याओं में लोग ने कार के हॉर्न को बजाए और देश की सेना द्वारा एक दिन पहले तख्ता पलट की अगुवाई के खिलाफ मंगलवार को सार्वजनिक विरोध दर्ज कराया। साथ ही बर्तनों को बचाया गया। बताया गया कि केवल कुछ देर के लिए विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन ये हर मिनट के साथ बढ़ता चला गया। जहां सवा घंटे तक लोग सड़कों पर रहे और वे चिल्लाते हुए हिरासत में ली गई नेता आंग सान सूची के अच्छी सेहत की कामना कर रहे थे और उनकी आजादी चाह रहे थे। विरोध में शामिल एक शख्स ने नाम न लिखने की शर्त पर बताया कि म्यांमार की संस्कृति में ढोल पीटना ऐसा है जैसे हम शैतानों को मार रहे हैं। लोकतंत्र समर्थक कई समूहों ने लोगों तख्ता पलट के लिए उनके विरोध को दिखाने के लिए कहा। एक वरिष्ठ राजनेता और सूची के करीबी विश्वास पात्रों ने भी नागरिकों से सेना के खिलाफ आवाज उठाने का आग्रह किया। बता दें कि म्यांमार में सेना ने देश में 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी थी। म्यांमार की सेना ने देश की वास्तविक नेता आंग सान सू की हिरासत में ले लिया गया था। साथ ही राष्ट्रपति विन मिंट को राजधानी नैपिडाउ में नजरबंद कर दिया गया था। वहीं म्यांमार में देश की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलटकर अपने हाथों में लेने वाले कमांडर इन चीफ ऑफ द डिफेंस सर्विस मिन ऑन्ग हर्निंग वर्ष 2011 से ही इस पद पर काबिज हैं। वो नेशनल डिफेंस सिक्योरिटी काउंसिल के भी सदस्य हैं। इस काउंसिल के प्रमुख देश के राष्ट्रपति होते हैं। इससे पहले हर्निंग ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी रह चुके हैं। वर्ष 2011 की शुरुआत में उन्हें सेना का जनरल बनाया गया था। इसके बाद 2013 में वो 5 स्टार जनरल बनाए गए। 5 नवंबर 2020 को ही उन्हें तातम देव, जो म्यांमार की सेना का आधिकारिक नाम है, ने सीनियर जनरल घोषित किया था, जो देश के उपराष्ट्रपति के बराबर होता है। इसके उलट म्यांमार में सेना की तख्तापलट और देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू की और राष्ट्रपति विन मिंट सहित कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिए जाने के कदम से अमेरिका चिंतित है। अमेरिका ने कहा है कि वह स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। साथ ही अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर देश में लोकतंत्र बहाल करने के लिए सही कदम नहीं उठाए गए तो वह कार्रवाई भी कर सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पड़ोसियों पर धौंस जमाने वाले चीन से अमेरिका चिंतित, बोला हालात पर है पैनी नजर। जी हां दोस्तों, भारत और चीन में पिछले साल से जारी सीमा तनाव पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बाइडेन प्रशासन ने पड़ोसी देशों पर धौंस जमाने के चीन के लगातार जारी प्रयासों पर चिंता जताते हुए कहा है कि वह इन हालात पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। नए बाइडेन प्रशासन में एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अमेरिका सामरिक रूप से अहम हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा। व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता एमिली जे हॉर्न ने कहा कि हमने हालात पर करीब
बातचीत से नजर बना रखी है। भारत तथा चीन की सरकारों के बीच चल रही बातचीत की हमें जानकारी है और हम सीमा विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सीधी वार्ता का समर्थन करना जारी रखेंगे। हॉर्न ने भारत के क्षेत्रों में घुसपैठ कर उन पर कब्जा जमाने के चीन के हाल के प्रयासों से संबंधित सवालों का जवाब दे रही थी। उन्होंने कहा, चीन द्वारा पड़ोसियों को डराने धमकाने के निरंतर प्रयासों से अमेरिका चिंतित है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि, सुरक्षा एवं मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने मित्रों, साझेदारों और सहयोगियों के साथ खड़े रहेंगे। जो बाइडेन के अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर 20 जनवरी को पदभार संभालने के बाद से भारत चीन के बीच सीमा पर हुई झड़पों के संबंध में यह बाइडेन प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच पिछले साल 5 मई से सैन्य गतिरोध चल रहा है। गतिरोध दूर करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य एवं राजनयिक स्तर पर कई दौर की वार्ता हुई है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। चीन का दक्षिण एवं पूर्वी चीन सागर में कई अन्य देशों के साथ जल क्षेत्र को लेकर भी विवाद चल रहा है। चीन ने पिछले कई वर्षों में अपने कृत्रिम द्वीप पर सैन्य क्षमता बढ़ा ली है। चीन समूचे दक्षिण चीन सागर पर अपना अधिकार जताता है, लेकिन वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन, ब्रुनेई और ताइवान भी इस पर दावा करते हैं। वहीं पूर्वी चीन सागर में चीन का जापान के साथ विवाद चल रहा है। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में खनिज, तेल और अन्य प्राकृतिक संपदा की प्रचुरता है। यह क्षेत्र वैश्विक कारोबार के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि अमेरिका इन विवादित जल क्षेत्रों पर कोई दावा पेश नहीं करता, लेकिन उसने दक्षिण चीन सागर में मुक्त नौवहन तथा विमानों से गश्त की आजादी के लिए अपने जंगी जहाजों तथा लड़ाकू विमानों की तैनाती कर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में चीन के दावों को चुनौती दी है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पिछले हफ्ते संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा था, देश के हितों की रक्षा के लिए सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है और सतर्क भी है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए अतिरिक्त सैन्य बलों की तैनाती भी की गई है। सरकार देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली ताकतों से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयासरत है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में अंतिम सांसें गिनने लगा आतंकवाद, बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कर रहे आतंकी। जी हां दोस्तों, अनुच्छेद 370 निरस्त होने के 1.5 साल के भीतर ही जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। आतंकवाद से जुड़े सारे आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं। घाटी में सक्रिय आतंकियों की संख्या न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई है। जो बचे हैं उनमें भी ज्यादातर स्थानीय और नए आतंकी हैं। मुठभेड़ के दौरान भी बड़ी संख्या में आतंकी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं में भी भारी कमी आई है। सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार घाटी में फिलहाल सिर्फ 45 आतंकी ही सक्रिय हैं। इनमें अधिकांश स्थानीय और नए भर्ती हुए युवा हैं। सुरक्षा एजेंसियां युवाओं के आइकॉन बने पुराने आतंकी संरचनाओं को मार गिराने में सफल रही है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ मुश्किल हो गई। सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के कारण सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ मुश्किल हो गई है। पाकिस्तान ने सीमा के आर पार सुरंग खोदकर आतंकियों को भेजने का चाल जरूर चला, लेकिन यह बहुत दिनों तक सफल नहीं हो पाया। सुरक्षा बलों ने पिछले कुछ महीनों में एक के बाद एक 4 सुरंगों का पता लगाकर उन्हें बंद कर दिया। हालात ये हैं कि घाटी में सक्रिय आतंकियों में मुश्किल से 1 या 2 आतंकी ही विदेशी बचे हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार स्थानीय और नए आतंकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ज्यादा समय तक टिक नहीं पाते। इनमें से बहुत सारे आतंकियों ने मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों और परिवार वालों की अपील के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। 2020 में ऐसे कुल 22 आतंकियों ने मुठभेड़ के बीच आत्मसमर्पण का रास्ता चुना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का पलड़ा भारी आतंकवादियों के गिरते मनोबल का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 2019 में जहां कुल 555 आतंकी घटनाएं हुई, वहीं 2020 में केवल 142 घटनाएं ही दर्ज की गई। गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का पलड़ा भारी है। आतंकियों के लिए छुपने की जगह कम पड़ने लगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, उज्ज्वला योजना में और शामिल किए जाएंगे 1 करोड़ लाभार्थी। जी हां दोस्तों, आम बजट में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा कि सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में भी देश भर में ईंधन की आपूर्ति बनाए रखी है। लोगों के जीवन में इस क्षेत्र के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति को देखते हुए उज्ज्वला स्कीम का लाभ 8 करोड़ परिवारों को हुआ है। अब इस योजना के तहत 1 करोड़ और लाभार्थी शामिल किए जाएंगे। इसके साथ अगले 3 वर्षों में 100 और अधिक जिलों को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन परियोजना शुरू की जाएगी। एक स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेटर का गठन किया जाएगा, जिससे बिना किसी भेदभाव के खुली पहुंच के आधार पर सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों की कॉमन कैरियर कैपेसिटी की बुकिंग की सुविधा प्रदान की जा सकेगी और समन्वय स्थापित किया जा सकेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में 6 फरवरी को रथ यात्रा निकालने की तैयारी में भाजपा, ममता के आदेश का इंतजार। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के आयोजन से पहले भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने ममता बनर्जी सरकार से रथ यात्रा निकालने की अनुमति मांगी है। पार्टी के अनुसार अनुमति मिलने के बाद 6 फरवरी को रथ यात्रा का उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। इसकी जानकारी भाजपा नेता
कैलाश विजयवर्गीय ने दी। विजयवर्गीय ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी से भी अनुरोध करूंगा कि वे हमारी रथ यात्रा को सार्वजनिक रूप से संबोधित करें। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मां माटी मानुष के साथ सार्वजनिक रूप से चर्चा कर रही हैं। उनकी खुद की पार्टी के सदस्य भाजपा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि सभी नेताओं को उनसे धोखा मिला है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बंगाल में हिंसा, भ्रष्टाचार और माफियाओं की राजनीति हावी है और कानून व्यवस्था लचर है। उन्होंने कहा कि भाजपा बंगाल में 200 से अधिक सीटें जीतेगी और एक प्रगतिशील सरकार स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि ममता बनर्जी की अपनी पार्टी के कैडर भी उनसे नाखुश हैं। वे पश्चिम बंगाल की प्रगति देखना चाहते हैं और उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा पर विश्वास किया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।